नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेमेस्टर ITI स्टडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं हमारी जो पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी सिंक्रोनस मोटर की, जो कि स्टूडेंट आपका पार्ट फर्स्ट था। उसका स्टूडेंट आपके सामने आज पार्ट सेकंड लेकर आ चुका हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये किन किन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे स्टूडेंट आप DMRC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप RBI ALP सेकंड या ALP CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं या ALP CBT 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आपके लिए ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपने देखा होगा इस बार DMRC में जिन जिन कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था तो सिंक्रोनस मोटर से स्टूडेंट्स आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्टूडेंट मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, उस कंसेप्ट को आपको अच्छी तरह से अपने कॉपी के अंदर नोट्स बनाना है और उसे रिवीजन में लेकर आना है। तो चलिएगा स्टूडेंट, हमारा बिना किसी देर के अपने करते हैं स्टार्ट हमारा पार्ट सेकंड। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कर लिया था, मैंने आपको ये बता दिया था ये क्या नहीं होती, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया था, मैं राउंड कर रहा हूं, इसे आप क्या मानिएगा, स्टेटर मानिएगा। इसके अंदर स्टूडेंट आपको पता है वाइंडिंग की जाती है 3 फेज की, क्योंकि हमारी सप्लाई कौन सी है, हमारी जो मोटर हम चला रहे हैं वो कौन सी है, 3 फेज इंडक्शन आपकी मोटर है, ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है। तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हमारी सप्लाई भी कौन सी जाएगी, 3 फेज की जाएगी, जिसके अंदर RYB यहां पर 3 फेज के लिए टर्मिनल होंगे स्टूडेंट्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने यहां पर क्या किया था, परमानेंट मैग्नेट का एक रोटर रख दिया था, जो था हमारा सैलिएंट पोल रोटर, सम उन्नत ध्रुव रोटर। सैलिएंट पोल रोटर मैंने आपको स्टूडेंट रख दिया। अब देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है, अगर ये परमानेंट मैग्नेट होता तो यहां पर N बन जाता, यहां पर S बन जाता, और इसके अंदर स्टूडेंट क्या बन रहा था, हमारा घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बन रहा था। ये बात हम 3 फेज मोटर के अंदर पढ़ के आए हैं, क्योंकि सिंगल फेज के अंदर कभी भी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। उसके अंदर किस प्रकार का बनता है, परिवर्तनीय प्रकार का बनता है या स्पंदी प्रकार का बनता है। लेकिन जो हमारी 3 फेज मोटर होती है, इसके अंदर क्या बनता है स्टूडेंट, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और इस घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हो आप, NS बोलते हो, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी एकदम अच्छी तरह से इसे रिवीजन आपने कर लिया होगा इस चीज का। अब देखिए स्टूडेंट, जितनी कैपेसिटी की हमें मोटर बनानी है, क्या परमानेंट मैग्नेट से बन पाती है, क्या ये पॉसिबल नहीं है। जितनी रेटिंग की अपन को ये मोटर चाहिए उतनी रेटिंग का स्टूडेंट हमें नहीं मिल पाता है, इसलिए अपन यहां पर परमानेंट मैग्नेट का रोटर नहीं रख सकते। पहली तो ये कंडीशन हुई हमारी। अब इस रोटर को अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सप्लाई से जोड़ेंगे, और हमारा जो सप्लाई का सोर्स होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, हमेशा मैंने क्या किया, यहां पर सोलेनाइड का प्रिंसिपल लगाया। किसी छड़ के ऊपर अगर आपने किसी कुंडली को लपेटा है और अगर आप उसे सप्लाई देते हो तो स्टूडेंट वो क्या हो जाती है, जो छड़ है वो क्या करती है, परमानेंट मैग्नेट का काम करती है। जब तक उसमें सप्लाई रहेगी तब तक स्टूडेंट क्या रहता है, उसके अंदर NS विद्यमान रहता है। ये बात आपने यहां तक पढ़ ली थी। मैंने इसको सप्लाई दी, ये हमेशा जो सोर्स होगा या जो स्रोत होगा वो हमेशा DC बैटरी होगा या DC जनरेटर होगा। अब DC जनरेटर लगाना भी बहुत मुश्किल काम है। हमारी जो फर्स्ट पार्ट था वो यहां तक हमने करवाया था, इसके अंदर अपन DC का स्रोत कैसे करें, DC इसके अंदर इनपुट कैसे करवाई जाए। तो देखिएगा स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए। मैं इसे आपके सामने यहां पर
रफ कर रहा हूं। अब देखिएगा, अब अगर मैं आपको इसका साइड व्यू दिखाता हूं तो स्टूडेंट ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर स्टूडेंट यहां पर क्या होती है आपकी, ये शाफ्ट है। शाफ्ट के ऊपर स्टूडेंट मैंने यहां पर कर दी रोटर की वाइंडिंग। और स्टूडेंट यहां पर क्या होती है आपकी स्टेटर की वाइंडिंग, जिसके अंदर आप क्या करते हो, 3 फेज की सप्लाई देते हो। आपको पता है फेज क्रम हमारा भारत का क्या है, RYB। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, इसके अंदर एक आपको चेंज करना है। वो क्या करना है, वो करना है यहां पर आपको एक DC शंट जनरेटर या DC कंपाउंड जनरेटर लगाना है। आपको क्या करना है, यहां पर एक DC शंट या DC कंपाउंड जनरेटर लगाना है इसी कॉमन शाफ्ट के ऊपर। इसी कॉमन शाफ्ट के ऊपर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्या लगाना है, एक DC जनरेटर लगाना है। अब क्या होगा, जब इसकी शाफ्ट घूमेगी तो इसकी भी शाफ्ट घूमेगी। यहां तक क्लियर है ना। मैंने यहां पर इसको कपल्ड कर दिया इस DC जनरेटर को। अब क्या होगा, जब इसकी शाफ्ट घूमेगी तो इसकी शाफ्ट इसके साथ कपल्ड है DC शंट या कंपाउंड जनरेटर की, तो इसकी भी शाफ्ट घूमेगी। अगर इसकी शाफ्ट घूमेगी तो इलेक्ट्रो, आपने फैराडे का रूल पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, आप सभी ने फैराडे का रूल पढ़ा होगा। उसके अंदर क्या बोलता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर गति करवाई जाए तो उसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स, EMF पैदा होती है। तो यहां पर क्या होगी स्टूडेंट, एक EMF जनरेट होगी। EMF जनरेट होगी तो स्टूडेंट उसके अंदर फील्ड करंट भी चलेगी। फील्ड करंट आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहां पर फेड करवाओगे। क्या करोगे, इसके रोटर पर फेड करवाओगे। तब क्या होगा, ये जो रोटर के जो पोल हैं वो चार्ज हो जाएंगे और जिस स्पीड पर आपका स्टेटर घूम रहा है उसी स्पीड पर स्टूडेंट आपका क्या होगा, रोटर भी घूर्णन करने लगेगा। यहां तक स्टूडेंट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, सर अपने इसकी शाफ्ट को कैसे घुमाएंगे, अपन इसकी शाफ्ट को कैसे घुमाएं। सबसे मेन चैलेंजिंग वर्क तो यही है। अगर शाफ्ट नहीं घूमेगी तो EMF भी क्या होगा, 0 होगा। अगर EMF 0 है तो फील्ड करंट भी 0 होगी। तो हमारी क्या मोटर का जो रोटर है उसको आप सप्लाई दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे। सबसे चैलेंजिंग वर्क यही है हमारा, सबसे चैलेंजिंग वर्क यही है हमारा। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे हमारी मोटर क्या हो जाए, सेल्फ स्टार्ट हो जाए। अब सेल्फ स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट मैं यहां पर एक चित्र रीड्रॉ कर रहा हूं, आप देखना। स्टूडेंट ये है आपका स्टेटर, 3 फेज की सप्लाई RYB। अब क्या होगा, इसे स्टार्ट करने की स्टूडेंट अलग अलग विधियां हैं, लेकिन एक विधि देखिए जो आपको यहां समझा रहा हूं। बाकी विधियों की स्टूडेंट अपन बात करेंगे, चाहे वो पोनी मोटर हो, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो, चाहे वो ऑटो सिंक्रोनस हो, चाहे वो नॉर्मल सिंक्रोनस हो। तो ये इसके अलग अलग डिवाइडेशन है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आते हैं, हमारा जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, वो देखिए, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं यहां पर, वो किस किस रिलेटिव आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैंने 3 फेज की सप्लाई दी, इसके अंदर स्टूडेंट क्या होगा, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र घूमने वाला। अब स्टूडेंट यहां पर मैंने क्या रख रखा है, एक सैलिएंट पोल रोटर रख रखा है। सैलिएंट पोल रोटर रख रखा है, यहां तक आप सभी वाकिफ हो। अब क्या होगा, मैंने यहां पर स्टूडेंट देखिए सप्लाई दी है DC की, यहां मैंने जोड़ दिया एक जनरेटर, यहां मैंने एक जनरेटर जोड़ दिया,
यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आई थिंक नहीं होगी। अब क्या ये मोटर चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्या ये मोटर चलेगी? तो इसका आंसर रहेगा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी शाफ्ट को घुमाने के लिए, अगर ये ns की स्पीड पर घूम रहा है तो इसकी शाफ्ट को घुमाने के लिए भी अपने को कुछ ना कुछ चाहिए। तो स्टूडेंट अपने इसके अंदर एक चेंजेस लाते हैं, वो चेंज क्या है वो देखिएगा। इसके अंदर एक चेंज करते हैं अपन, वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे स्टूडेंट, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, स्क्विरल बार ऐड कर देंगे। स्क्विरल केस के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। अपन इसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, स्क्विरल बार ऐड कर देंगे। स्क्विरल बार ऐड। अब स्क्विरल बार क्या होता है, या स्क्विरल केज जिसे आप बोलते हो, आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी। उसके अंदर स्टूडेंट आपने एक रोटर पढ़ा था, स्क्विरल केज रोटर। स्क्विरल केज रोटर या गिलहरी पिंजरी रोटर पढ़ा था आप सभी ने। उसकी स्टूडेंट स्ट्रक्चर कैसी होती है देखिएगा। इस तरह की स्टूडेंट क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर होती है, और स्टूडेंट लास्ट में वो यहां पर एंड रिंग से शॉर्ट होता है। समझ में आई स्टूडेंट? ये कुछ नहीं, ये मोटा मोटा कॉपर का वायर होता है जो अपन क्या करते हैं, स्क्विरल केस की तरह इसका यूज करते हैं। और इसकी जो छड़ें होती हैं स्टूडेंट, वो थोड़ी तिरछी डाली जाती है, एकदम समांतर में यहां नहीं होगी, एकदम फ्लैट नहीं होगी, थोड़ी सी क्या होगी, मुड़ी होगी, थोड़ी तिरछी होगी। कारण क्या होगा, चुंबकीय लॉकिंग या चुंबकीय बनबनाहट से आपको दूर करने के लिए आपके जो मोटर है उसको। यहां तक अपने यहां पर 3 फेज मोटर का कोई मतलब नहीं है अपने को अभी। अपने को सिर्फ ये स्क्विरल बार जो अपने केज है, जो हमारा स्क्विरल केज रोटर है, उसका मतलब है अपन ने क्या किया, इसको यूं लिया और इसको यूं करके अपन ने यहां पर इसके अंदर डाल दिया। तो आपको इसका अगर जब टॉप व्यू देखिएगा तो आपको यही मिलेगा, इसका टॉप व्यू। आपको इसका टॉप व्यू यही मिलेगा ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, जैसे ही मैंने इस मोटर में सप्लाई दी, जैसे ही मैंने इस मोटर में सप्लाई दी, तो स्टूडेंट ये जो मोटर है ये जो मोटर है स्टूडेंट्स, वो एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगी। कौन सी? एज ए 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होगी। और इंडक्शन मोटर का स्टूडेंट एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। एडवांटेज क्या होता है, वो कभी भी ns की स्पीड पर वर्क नहीं करती, कभी भी ns की स्पीड पर नहीं चलेगी। वो ns से थोड़ा नीचे यानी कि nr की स्पीड पर चलती है। ये आपको भली भांति पता है, कारण होता है स्लिप का या सर्कन का कारण होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ 2-2.5% या 3% का अंतर रहता है स्टेटर के ns और nr के बीच। यदि सिंक्रोनस मोटर में ns और nr बराबर हो जाती है तो आपकी मोटर रुक जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको कॉपर का वायर डाला, स्क्विरल गेज रोटर इसके अंदर मैंने यूज किया, तो क्या होगा, ये एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? इंडक्शन मोटर स्टार्ट होते ही स्टूडेंट देखिए इसकी जो शाफ्ट है वो क्या करेगी, रन करेगी। शाफ्ट रन करेगी किस स्पीड, मान लो भी हमारी ये जो मोटर है वो 1500 आरपीएम पे चल रही है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी जो ns गति है वो 1500 आरपीएम है, लेकिन जब ये मोटर स्टार्ट होगी तो उसकी गति ns 1500 नहीं रहेगी। अगर 1500 होती तो क्या होता, ये एज ए सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट हो जाती, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अपने को पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो स्पीड होगी स्टूडेंट इसकी जो क्या रहेगी, 450 या 475, इस स्पीड पर क्या करेगी, ये रन करेगी। अब देखो, जैसे ही इसकी शाफ्ट रन करेगी तो यहां पर क्या होगा, एक डीसी शंट जनरेटर या कंपाउंड जनरेटर लगाया है तो उसकी भी शाफ्ट रन करेगी। अगर उसकी शाफ्ट रन करेगी,
अगर उसकी शाफ्ट घूमेगी तो क्या होगा, आपकी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो फील्ड करंट भी चलेगी। तो यहां पर ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है ना, यहां पर ये कंडीशन है जो सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, आप मुझे बताइएगा। हो रही है ना स्टूडेंट्स? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, अगर यहां पर ईजी जनरेट हो गया, मान लो जनरेटेड ईएमएफ यहां पर ईजी आ गया, तो इसके अंदर एक आईएफ भी चलेगा ना। यहां पर अगर आईएफ चलेगा तो यहां पर नॉर्थ बनेगा, यहां पर साउथ बनेगा। और जैसे ही मान लो, एक चीज और देखिएगा, अगर आपकी सिंक्रोनस स्पीड का जो पोल है वो यहां पर है और आपके जो रोटर है उसका पोल यहां पर है, यहां देखिएगा स्टूडेंट, यहां अगर आप यहां दिख रहा है था, ठीक है। मान लो यहां पर क्या है, इसका सिंक्रोनस स्पीड का यानी कि एनएस का मैग्नीट्यूड है और आपके रोटर अभी क्या पड़ा है, यूं पड़ा है, स्टेशनरी है अभी, ठीक है। उसका जो एनएस अभी बना है उसके अंदर, जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या किया था, इसके अंदर स्क्वायर केज जो रोटर ऐड किया बाहर, इसके अंदर हमने क्या किया, हमने ऐड किया, वैसे इसके अंदर फील्ड करंट चलेगी, फील्ड करंट चलेगी तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होगा, आपका ये परमानेंट मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा। जैसे यहां पर एनएस की क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब क्या करेगा, ये जो रोटर है इसको ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो रोटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। इसका मतलब रोटर जो होगा अब आपका वो यूं होगा, एनएस। तो और अब ये क्या कर लेंगे, आपस में लॉकिंग बनाकर, एक दूसरे के साथ लॉकिंग बनाकर क्या करेंगे, ये एनएस की स्पीड पर चलते रहेंगे। तो इस कारण हमारी मोटर का जो सिद्धांत क्या बनता है, ये क्या करती है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करती है। सिंक्रोनस मोटर क्या करती है स्टूडेंट्स, चुंबकीय खिंचाव की, चुंबकीय खिंचाव बल पर क्या करती है स्टूडेंट्स, कार्य करती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रोटर घूम गया, इसने एनएस की स्पीड पर, एनआर पीछे चल रहा था, इसने अपनी स्पीड पर क्या कर लिया, इसे अट्रैक्शन कर लिया। इसका मतलब हमारी जो मोटर है वो अभी क्या कर रही है, सिंक्रोनस मोटर की तरह अभी काम कर रही है। और स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर का बहुत बड़ा एडवांटेज ये है, इसे आप किसी भी पावर फैक्टर पर चला सकते हो, चाहे वो लीडिंग है, लैगिंग है, चाहे वो यूनिटी है। अब स्टूडेंट, अगर आपने एसी थ्योरी पढ़ी होगी तो स्टूडेंट आपको अच्छी तरह से पता होगा लीडिंग, लैगिंग या फिर आपका यूनिटी पावर फैक्टर क्या होता है। पहली बात तो पावर फैक्टर होता क्या है, ये सारी बातें स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता होगी। आई होप सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये बातें सभी को पता है। मैंने आपको कल पहले वाली वीडियो में भी यही बताया था, हमारा एक रिवीजन चल रहा है स्टूडेंट्स। अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा कभी तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी देखिएगा, इसके अंदर सबसे मेन और सबसे अच्छी चीज जिसका यूज कर कर आप किसी भी पावर फैक्टर को कम या ज्यादा कर सकते हो, वो क्या है, वो क्या है, तो स्टूडेंट वो है आपकी बैक ईएमएफ। इसे आप काउंटर ईएमएफ भी बोलते हो। आपने डीसी मोटर में पढ़ा होगा बैक ईएमएफ के बारे में। तो स्टूडेंट, एक कंडीशन ऐसी इसमें भी आती है जहां पर बैक ईएमएफ बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो देखिएगा, बैक ईएमएफ के बारे में, कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ समझते हैं अपन। पहले मैं आपको डीसी मोटर में समझाता हूं बैक ईएमएफ क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ बैक ईएमएफ देखिएगा स्टूडेंट, बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ, अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये दो पोल हैं एन और एस। पहले अपने जनरेटर की बात करते हैं। एन और एस पोल है। जब मैंने इसके अंदर किसी चालक को रखकर गति करवाई, चालक को रखकर गति करवाई, गति करवाने से क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर ईएमएफ कटेगा। ईएमएफ कटने के कारण स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर आपको पता सारा कुछ ये वर्क करेगा।
जैसे ही मान लो मैंने इसके अंदर गति करवाई तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा तो आपकी आईएफ भी जनरेट होगी। अगर उसकी दिशा ज्ञात करनी है तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके अंदर जो धारा की दिशा होगी वो हमेशा क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। इसके अंदर धारा की दिशा जो होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, ऊपर की ओर होगी। आप इसके अंदर स्टूडेंट कोई भी धारा नहीं दे रहे हो, इसका मतलब ये जो धारा जाएगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब एक अपना लूप पूरा करेगी, एक अपना पाथ पूरा करेगी। अब आ जाओ इसी कंसेप्ट को आप मोटर के अंदर देखो। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का जो स्टूडेंट आपका जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। उसके अंदर भी देखो स्टूडेंट आपका ये दो पोल हो गए, ये बीच में आपका चालक रख दिया आपने। अब क्या होगा, डीसी मोटर क्या काम करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और आपको ये पता है यांत्रिक को विद्युत के अंदर, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट वीडियो काफी लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें होती है जिसका अपन को क्या करना पड़ता है, कोरिलेट करना पड़ता है, कड़ी से कड़ी जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए पहली बात, अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहां से ईएमएफ दे रहे हैं ना, यहां से अपन करंट दे रहे हैं, यहां से अपन वोल्टेज दे रहे हैं, तो एक करंट तो चलेगी स्टूडेंट यूं चलेगी ना। और जब इसके अंदर स्टूडेंट ये घूमेगा तो इसकी गति के कारण क्या होगा, इसके अंदर खुद भी स्टूडेंट क्या होगी, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिसे आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझ सकते हो। अगर मैं यहां पर इसका लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं तो स्टूडेंट जो आपके करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, बिल्कुल उल्टी होगी, यूं आएगी करंट की डायरेक्शन। स्टूडेंट एक आप यहां से करंट दे रहे हो, एक इसमें जनरेट हो रही है, इन दोनों की स्टूडेंट रिएक्शन के कारण जो आपकी ईएमएफ बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी बैक ईएमएफ कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, बैक ईएमएफ कहलाती है। कहीं ना कहीं ये कंडीशन हमारी मोटर जो सिंक्रोनस मोटर है उसके अंदर भी क्या आ रही है, ये कंडीशन फील हो रही है। अब देखो कैसे हो रही है, मैंने क्या किया, मैं इसे जनरेटर वाले कॉन्सेप्ट को मिटा देता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, मैंने एक तो ये हमारा स्टेटर 3 फेज की वाइंडिंग, मैंने क्या किया था, यहां पर स्टूडेंट देखिए, एक तो मैं यहां पर ईएमएफ दे रहा हूं, यहां पर देखो, यहां पर से मैं सप्लाई दे रहा हूं, यहां पर ईजी जनरेट हुआ, ईजी से आपकी फील्ड करंट जनरेट हुई। एक तो स्टूडेंट हम यहां से करंट दे रहे हैं और एक स्टूडेंट हम यहां से करंट दे रहे हैं, तो दोनों की रिएक्शन के कारण क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर एक ईबी की कंडीशन आएगी, और ये ईबी की कंडीशन जो है ना स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके मोटर के अंदर। अब देखिए इसका यूज क्या है, इसको अपन कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या इसको कम ज्यादा करेंगे तो क्या प्रभाव होगा हमारी मोटर पर, मोटर हमारी कैसे वर्क करेगी, ये सारी बातें अपन क्या करेंगे इसके अंदर अभी देखने वाले हैं। तो मैं इसे अब एक बार मिटा देता हूं। अब स्टूडेंट आप देखिएगा, अगर मेरे को बैक ईबी है, आपने ईबी का जो रिलेशन पढ़ा था, ईबी का आपने रिलेशन पढ़ा स्टूडेंट्स, वो क्या था, फाई जेड एन पी इंटू 60 ए, ये आप जनरेटर के अंदर पढ़ के आ चुके हो। और हमारी सिंक्रोनस मोटर क्या कहती है, 120 इंटू एफ बाई पी, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, किसी भी मोटर में जब पोल जो होते हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, पोल हमेशा फिक्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी भारत की फिक्स है, तो अपन फ्रीक्वेंसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, पोल्स को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी जो स्पीड रहेगी वो इसे आप स्थिर रखोगे, इसे आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते। समझ में आई बात यहां तक, इसकी जो स्पीड रहेगी वो हमेशा स्थिर रहेगी, स्पीड के साथ आप कोई भी चेंजेस करके आप पावर फैक्टर को नहीं सुधार सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है।
अब हमारी जो मोटर है बैक ईएमएफ को देखिएगा, अगर मैं बताऊं आपको यहां पर, अगर बैक ईएमएफ का देखा जाए तो पोल भी हमारे फिक्स होते हैं 60, ये भी हमारा ए भी फिक्स हो गया, जेड भी हमारे क्या होंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होंगे, सारा कुछ सिस्टम फिक्स हो जाएगा। लेकिन चेंजेस क्या चीजें हैं, हमेशा ये दो चीजें होंगी। अब इन दोनों में से अपन ने स्टूडेंट एक चीज को तो फिक्स कर दिया, कारण ये आप यहां देख पा रहे हो, इसका मतलब इसका भी यूज हम नहीं करेंगे। अब जो ईबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे फाई के ऊपर, ठीक है ना। और हमारा जो स्टूडेंट फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स क्या करता है, ये फ्लक्स हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आईएफ के ऊपर, क्योंकि आप अगर फील्ड करंट को बढ़ाओगे या घटाओगे तो आपका क्या होगा, फ्लक्स के अंदर क्या आएगी, चेंजेस आएगा। जब आप इसको घटाओगे बढ़ाओगे, एक सेकंड रुकिए स्टूडेंट, मैं इसमें इंक डाल लेता हूं। चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आईएफ के मान में इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो हमारा फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो हमारी क्या होगी, बैक ईएमएफ में भी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट आप सभी को। अब देखिएगा, मैं यहां पर एक चित्र बना रहा हूं, एक मैं आपको यहां पर एक डायग्राम से समझाऊंगा इस चीज को। स्टूडेंट मैं उसी डायग्राम को यहां पर आपको सिंपल वे में समझाने जा रहा हूं। आपने यहां से क्या लगाया स्टूडेंट्स, एक सोर्स लगाया या स्रोत लगाया, जिसे आप वीएस बोलते हो। आपने यहां पे एक स्रोत लगाया और ये हमारा क्या है, स्टेटर है। ये स्टेटर की शाफ्ट हो गई और ये क्या करेगी, एनएस की स्पीड पर घूम रही है। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होगा, हमारी सप्लाई हमने एसी दी है, तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा जब इसके अंदर अपन वाइंडिंग करेंगे तो वाइंडिंग का स्टूडेंट कुछ ना कुछ रिएक्टेंस रहेगा, और स्टूडेंट कुछ ना कुछ उसका क्या रहेगा, प्रतिरोध भी रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए यहां से अपन क्या करेंगे, इसको यूं जोड़ देंगे और शाफ्ट पर अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, एक और वाइंडिंग लगाएंगे जो हमारी है डीसी, जिसे आपने क्या किया, यहां पर जनरेटर, यहां पर ईजी हुआ, ईजी से आईएफ आया। कोई दिक्कत, इसके शाफ्ट पर लगा होता है, ये बात जो मैंने यहां पर आपको पहले बताई थी। यहां पर अपने माइंड में बस इस चीज को ना कोरिलेट करते जाइएगा। ये सेम चीज मैंने यहां लगाई है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट क्या होगा, ये हमारा आर है, ये हमारा एक्सिस है, और ये हमारा वोल्टेज स्रोत है। क्योंकि आपको पता रिएक्टेंस आएगी इसके अंदर, रिएक्टेंस आएगा। रिएक्टेंस आने क्यों आएगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे, इसके अंदर कॉइल्स लपेटेंगे। जो इसके अंदर अपन वाइंडिंग करेंगे ना, उसके अंदर क्या करेंगे स्टूडेंट, अपन इसमें कॉइल्स लपेटेंगे, तो कॉइल्स का अपना क्या रहेगा, एक रिएक्टेंस रहेगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा स्टूडेंट क्या होता है, एक बात बताइएगा, यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर रेजिस्टेंस का मान जो है वो बहुत ही लो रहेगा एज कंपेयर टू अपने रिएक्टेंस। क्योंकि आपको पता है प्रतिरोध भी एक धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, और रिएक्टेंस भी क्या करती है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है, बाधा पैदा करती है। इसलिए स्टूडेंट ये क्या करेगी, कम बाधा उत्पन्न करती है, जबकि हमारी जो रिएक्टेंस है वो क्या करती है, ज्यादा बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए स्टूडेंट अपने क्या करते हैं, इसको यहां पर नेग्लिजिबल मान के चल लेते हैं। जब न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व किए जाते हैं तभी स्टूडेंट इसको क्या किया जाता है, प्रतिरोध को कंसीडर करके चलना होता है। लेकिन अभी क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है।
ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, जैसे स्टूडेंट मैंने यहां पर सप्लाई स्रोत उत्पन्न किया तो क्या होगा, यहां से करंट चलेगी प्लस यहां से भी करंट आएगी। इसका मतलब इसके अंदर क्या हुआ, बैक ईएमएफ पैदा हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, ईबी जनरेट हुआ। इसके अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, ईबी जनरेट हुआ। अब देखिएगा ईबी को मैंने आपको यहां पर क्या कर दिया, अलग अलग कंडीशंस बता दी ईबी के लिए। अपन इसकी स्पीड को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सॉरी अपन इसको ईबी को चेंज कैसे कर सकते हैं, फाई से फ्लक्स अगर मान लो आपका स्थिर रहेगा या आपको फ्लक्स को आपको चेंज करना है तो आपको आईएफ को चेंज करना पड़ेगा। अगर आईएफ को चेंज करना है तो स्टूडेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर फ्लक्स में यहां पर एक सिंपल सी बात है, आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, एक प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात, प्रतिरोध लगाओगे तो फ्लक्स इसमें चेंजेस आएगी, इस आईएफ के अंदर चेंजेस आएगा तो आपका फ्लक्स के अंदर चेंजेस आएगा, फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो ईबी के अंदर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, चेंजिंग आएगी। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको यहां पर कई केसेस लेके चलता हूं, कंडीशंस लेके चलता हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट के अंदर स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, नो लोड की कंडीशन है हमारी, नो लोड की कंडीशन लेकर चल रहा हूं मैं। नो लोड पे अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वीएस का मान और ईबी का मान स्टूडेंट अपन क्या कर रहे हैं, जीरो मान रहे हैं, सॉरी बराबर कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट अभी टाइम काफी ज्यादा हो चुका